चलिए आगे लिखते हैं। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। HCHO react with ammonia. HCHO react with ammonia and form urotropine. HCHO react with ammonia and form urotropine. UROTROPINE. यूरोट्रोपिन। ब्रैकेट में लिखिए हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। तो देखिए ये होता है 6 टाइम्स ऑफ HCHO प्लस 4 टाइम्स ऑफ NH3। ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव नहीं बनाता, इसके साथ रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद ये बनाता है CH2 6N4 और प्लस आपका ये 6H2O है ना, 6H2O। यह है यूरोट्रोपिन, ये यूरोट्रोपिन है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से है, N N N N CH2 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 CH2। यह है यूरोट्रोपिन। हेक्सामिथाइलिन CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप है और टेट्रामीन है ना। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन, ये है ना। इसकी अगर आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करा देते हो, कंसंट्रेट HNO3 के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो ये बन जाता है N N N CH2 CH2 CH2। ये सिस्टम इसके पास पहले से भी था। अब बीच वाला सिस्टम एक तरीके से आप निकाल लीजिए है ना, बीच वाला वहाँ से हटा लीजिए और इनके साथ NO2 NO2 और NO2। इसका नाम है साइक्लोनाइट, CYCLONI, साइक्लोनाइट। और इसको बोलते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव तो X, लेकिन एक्सप्लोसिव E से शुरू होता है ना, तो RDX है ये RDX होता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है ये, तो यही होता है RDX। ठीक है। अरे एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? हैं रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव मतलब कैसा हो सकता है? मतलब किसी को फोड़ने से डेवलपमेंट होती है। क्यों, तुम्हें कोई माइन, अगर माइन में से तुम्हें कोयला निकालना है तो फोड़नी पड़ेगी। सर ये ऐसे क्यूब की शेप है या लीनियर है? ऐसे ही है जैसे क्यूब जैसा नहीं है, मतलब क्यूब के लिए तो आपको 8 पॉइंट चाहिए ना। 8 पॉइंट कहाँ है इसमें? ऐसा ही है, ये प्लेनर है ये पूरा का पूरा। प्लेनर नहीं होगा ये,
जो भी नाइट्रोजन होंगे वे टेट्राहेड्रल ही होंगे, वे ऐसे होंगे, ये ऐसे होगा। क्यूब नहीं होगा ये, अब बनाने के लिए इस तरीके से बन पा रहा है ये। ऐसे ही पूछना। ये जो आपकी क्वेश्चंस की शीट है एक ही है, तो एक ही है बस, एक चैप्टर की एक होती है शीट आपकी। हाँ, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के हैं इसमें, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन की सीट है ना सारी ये। अच्छा, एक पार्ट 2 और है इसमें मोर देन वन ये सब होते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू वगैरह में तो हर चैप्टर से सवाल है अलग-अलग के, ऐसे में भी मेरा कोई शीट में बढ़िया बढ़िया बनाया गया है इसको। वो ना तो करीने वाला नहीं हो सकता। बुक में तो चैप्टर वाइज ही होंगे, सब बुक में बहुत कम मिलता है। किसी को नहीं मंजूर करेगा
जब उन्हें पता लगेगा कि एक गाना मुझे उसमें वो हरी ड्रेस में आ गया तो उसका एक सीन में वही बजट की बोल बोल क्या हो गया तुम्हारी अपनी खत्म हो गई ये तू अपने आप को मेन कैरेक्टर क्यों समझती है? ये नहीं सुनेंगे। मैंने वो तो सीरियस मूवी है थोड़ा सा। सीरियस मेन बातें सुनेंगे हम। ये थोड़ी सी लगा ली। हमने भी कहा कुछ भी नहीं। अरे तू हमें देखो परमिशन लेके परमिशन की बात करें। सुन लेना भाई अब तो हमारी सुनिए ना। अब तुमने मुझे बोलना जरूरी है क्या? बोल भाई उसने परमिशन लिया ये रील में जाएगा ये सेव में तो नहीं चल रेडी क्या हो गया क्या नंबर नेक्स्ट लिखिए कंपाउंड्स विद द जनरल स्ट्रक्चर। कंपाउंड्स विद द जनरल स्ट्रक्चर। Compounds with the general structure R dash, C double bond N, R double dash, इनको क्या बोलते हैं? ये आपके हैं इमाइन, इमाइन बोलते हैं, है ना। आर नोन एज इमाइन। लिखिए सर ये नोट ये क्या दूसरा हैं? नोट में ये क्या ये? हाँ नोट में ही दूसरा है।
are known as imine, are known as imine, and if are known as imine, and if r comma r dash comma r double dash not equals to h, then these are also known as Schiff's base, SCHIFF, Schiff's base, Schiff's base भी इनको बोला जाता है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी H नहीं हो, R, R डैश, R डबल डैश में से कोई भी H नहीं हो, तब इनको Schiff's base भी बोला जाता है। Schiff's base, H नहीं हो, तीनों में से कोई भी H नहीं हो, मतलब यहाँ पे अगर H हो गए तो एल्डिहाइड के हो गए। R, R डैश, R डबल डैश में कोई भी H नहीं हो तो इन्हें Schiff's base भी बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आगे एक चीज़ आएगी, टेस्ट में ही आएगी, एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट में आएगा एक Schiff's रिएजेंट। Schiff's रिएजेंट और ये Schiff's बेस बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। देखिए Schiff's बेस, ये जो बनाए हमने Schiff's बेस एंड Schiff's रिएजेंट आर डिफरेंट थिंग्स, अदरवाइज ये कंफ्यूज करेगा फिर कि ये क्या Schiff's तो वहाँ भी सुना था, है ना। आर डिफरेंट थिंग्स, ये बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला नोट का पॉइंट है चौथा, NH2 हाइड्रोजन, है ना, डज नॉट फॉर्म लाइक दिस। इस तरीके से देखिए, पहले यहाँ पर ये R डैश C डबल बॉन्ड O, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो NH2 के साथ तो पहली रिएक्शन तो आपकी हो जाएगी, यहाँ तक तो आपका हो जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड N और NH2, यहाँ तक तो बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ये NH2 था, इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया, ऐसे अब इसके पास ये बच गया है, ये फिर से अटैक कर दे, फिर से रिएक्ट कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल था, उसने ऐसे रिएक्शन दी, ऐसे जो ये बना है तो यहाँ पर भी ये भी तो अब न्यूक्लियोफाइल बन गया ना। तो क्या ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि ये जो है फिर से R डैश C डबल बॉन्ड O के साथ हम रिएक्ट करा दें और हमें कुछ ऐसा मिल जाए, R डैश C डबल बॉन्ड N और N और डबल बॉन्ड C R डैश। क्या आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? ऐसा भी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ये वाला प्रोसेस आपका नहीं हो पाता, है ना, ये वाला आपका नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मान लो मैं इसे 1 दे देता हूँ नाम, ये 1 मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ, क्योंकि 1 एक्ट्स एज ए वेरी बल्की न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत बल्कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक बार हो पाती है, उसके आगे नहीं हो सकती, है ना। लेकिन वाइल सच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स, लेकिन इस टाइप की रिएक्शन आपकी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O H और C डबल बॉन्ड O H ये आपके पास है, और आप यहाँ पर ये लेके आए NH2। तब क्योंकि रिएक्शन को इंट्रामोलिकुलर ही होना है, तो पहले ये एक के साथ जुड़ता है, फिर दूसरे के साथ भी अपना जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C
ठीक है, एक एच रह गया ये, समझ गए? इस टाइप की रिएक्शन हो सकती है। क्या समझे? हाइड्रोजन में 2 NH2 हैं, 2 NH2 में से एक NH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है और ये बना देता है, यहाँ तक सबको पता है। लेकिन हाइड्रोजन का दूसरा NH2 तो बचा रह गया ना, तो ये NH2 भी तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करके ये बना सकता था ना। लेकिन ऐसा होते हुए हमें नहीं दिखता, क्योंकि ये खुद इतना बल्कि हो जाता है। यहाँ पर ये बल्कि नहीं है, लेकिन ये इतना बल्कि हो जाता है कि फिर आगे रिएक्शन नहीं दे पाता। लेकिन यही चीज़ जब यहाँ पर हम करते हैं, जहाँ पर कि एडजेसेंट में 2 CHO लगे हैं, तो हमें ये रिएक्शन देखने को मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, पहले ये एक बार जुड़ेगा और अगली बार जुड़ते टाइम ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, तो जो कि हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलने का, लेकिन ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। देखिए हो गया। तो देखिए अगली रिएक्शन में चलते हैं। एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन और कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन होने के बाद कंडेंसेशन भी हो जाता है, तो एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन ये है। इसमें लिखिए एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन having alpha hydrogen
हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है, एल्डिहाइड हो जो कीटोन हो दोनों के पास सी डबल बॉन्ड ओ है, उसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। उस अल्फा कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन भी है तो वो कह रहा है इंक्लूडिंग हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ब्रैकेट में लिखिए एस, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन्स, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ब्रैकेट में एस का मतलब हाइड्रोजन्स, एक से ज़्यादा भी हो तो। अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन ऑन वार्मिंग विद dilute or mild base to give beta hydroxyaldehyde oblique ketone, to give beta hydroxyaldehyde ketone, aldehyde oblique ketone, aldehyde या ketone, comma called aldol, ALDOL, और ब्रैकेट में ये देखिए कैसे मिलके बना है, ALDEHYD एल्डिहाइड के ALD और अल्कोहल ALCOHOL, तो इन दो वर्ड्स को मिलकर बना है एल्डोल, ठीक है, कोल्ड एल्डोल, और ब्रैकेट में इस तरीके से एल्डिहाइड का ALD प्लस अल्कोहल का OL, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन, फुल स्टॉप। आगे लिखिए वेरियस बेसिक रिएजेंट्स, such as dilute NaOH, comma aqueous alkali carbonates, ब्रैकेट में लिखिए लाइक Na2CO3, K2CO3, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा alkali metal alkoxide, ब्रैकेट में लिखिए RO - Na प्लस एटसेट्रा, RO - Na प्लस, ब्रैकेट क्लोज, RO - Na प्लस, ब्रैकेट क्लोज, एटसेट्रा, may be used as base, है ना। तो यहाँ पर देखिए एल्डोल रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, तो यहाँ पर देखिए वो ये बोलता है कि अगर आप यहाँ पर ये लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आप डाइल्यूट बेस लेते हैं, डाइल्यूट मान लो NaOH आपने ले लिया, आपको कंसनट्रेट भी नहीं लेना, डाइल्यूट NaOH लिया, तो ये दो मॉलिक्यूल खुद से जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं CH3 CHOH, और यहाँ पर आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो इन्होंने बेसिकली बनाया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये इन्होंने बनाया है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखेंगे, ये 2 स्टेप का एक तरीके से प्रोसेस है। पहला यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। पहले यहाँ पर एक कार्बन आयन बनता है, कैसे बनता है देखिए, एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शन यहाँ पर करेंगे, CH2H मैं इधर लिख लेता हूँ, है ना, C डबल बॉन्ड OH, कोई हम बेस लेते हैं, जो बेस है
वो अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुए हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। बेस का धर्म क्या है? कहीं से भी प्रोटॉन निकालना। तो इसने अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन निकाल लिया, और प्रोटॉन निकलने के बाद यहाँ पर ये बनता है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये आपका बनता है। वो ये कहता है कि ये वाला जो कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन है वे ठीक ठाक एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक ठाक मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, पर इतने एसिडिक हैं कि कोई बेस उनको एज ए एक्सट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? वो यहाँ पे कहता है कि ये जो कार्बोनाइन बना है ये रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। कैसे? देखिए, ये आपका बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये जो माइनस चार्ज है डीलोकलाइज हो सकता है और ऐसा बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, ये अपना बन सकता है। तो इस तरीके से ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, पहले ये हो गया। अब यहाँ पर है स्टेप 2, अटैक ऑफ कार्बोनाइन एज न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ कार्बोनाइन, ये जो कार्बोनाइन बना है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। एल्डिहाइड कीटोन पर क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये जो कार्बोनाइन हमने बनाया है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अटैक ऑफ कार्बोनाइन एज न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पर आपके पास है ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ये है। ये बॉन्ड अब आपका इस तरीके से यहाँ जाएगा और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपका अटैक करेगा। एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर बनेगा CH3 CHO माइनस, ये बनेगा, और यहाँ पर ये आपका जुड़ जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये आपका जुड़ जाएगा। अब ये बेसिकली क्या है? ये अल्कोहल का कॉन्जुगेट है, एल्कोक्साइड का है ये अगर आप देखो तो ये पूरा R की तरह बिहेव कर रहा है, तो RO माइनस है ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल, एल्कोक्साइड है। तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पर जो मौजूद सॉल्वेंट होगा, मतलब एक्वस मीडियम में हो ही रही है ना, डाइल्यूट है तो एक्वस में हो रही है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। एल्कोक्साइड यहाँ से क्या कर लेगा? ये प्रोटॉन यहाँ से निकाल लेगा। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? CH3 CHOH, और यहाँ पर आपका CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका नाम है एसिटेल्डोल है, ये एसिटेल्डिहाइड से बना तो इसी का नाम है ACETAL, एसिटेल्डोल। एसिटेल्डिहाइड से बना है तो ये, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन ही होती है, ठीक है। और ये जो आपका बना है ये अभी यहाँ पे आपका एल्डोल बना है। आगे हम देखेंगे कि ये कंडेंसेशन देगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा। अभी ये बना है एल्डोल, अभी एल्डोल रिएक्शन हुई है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हुआ है ना। कंडेंसेशन में इस मॉलिक्यूल में से OH यहाँ से और H यहाँ से निकलकर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी हम देखेंगे। यहाँ तक लिखिए पहले ये।
हो गया। चलिए अब नोट करके कई सारे में पॉइंट लिखने हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, जो एसिटिल जो आपके एल्डिहाइड होते हैं और जो कीटोन होते हैं, किस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से चलता है, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड पर, है ना, क्योंकि एल्डिहाइड पर स्टेरिक फैक्टर कम है और हाँ प्लस आई भी कम है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल था इसमें जो कार्बन आयन जिसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो ये आप इसे न्यूक्लियोफाइल को कैसा मानेंगे, बल्कि या नॉन बल्कि? कैसा न्यूक्लियोफाइल है ये? हाँ, जो कार्बन आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ये ठीक ठाक बड़े साइज का है ना, एक अच्छा खासा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्योंकि जो कीटोन होते हैं वे खुद में बल्कि हैं और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी बल्कि है, तो जो कीटोन हैं वे इस रिएक्शन में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे पाते। तो यूजुअली एल्डोल जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड की रिएक्शन है, कीटोन यूजुअली इसमें अच्छी यील्ड नहीं देते। गिने चुने कुछ कीटोन जैसे कि एसीटोन इस रिएक्शन को दे पाते हैं। समझ गए? कीटोन इस पहले से ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पुअर परफॉर्मेंस देते हैं बल्कि होने की वजह से, और आपका न्यूक्लियोफाइल भी बड़े साइज का है, तो कीटोन यूजुअली इस एल्डोल रिएक्शन को नहीं दे पाते, एल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को देते हैं। पहला पॉइंट है ये, लिखिए एल्डोल रिएक्शन इज नॉट क्वाइट फेवरेबल, एल्डोल रिएक्शन is not quite favorable for ketones, comma, because ketones are less electrophilic, because ketones are less electrophilic than aldehydes, so yield is very low, so yield is very low. Because they are less electrophilic. हाँ, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है ना, वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेके आता है, इलेक्ट्रोफिलिक देन एल्डिहाइड, सो यील्ड इज वेरी लो, फुल स्टॉप।
सम कीटोन लाइक CH3COCH3, some ketone like CH3COCH3 are just found to give aldol reaction, are just found to give aldol reaction, are just found to give aldol reaction। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे बनेगा ये, डाइल्यूट OH माइनस, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखिए CH3 C, इस CH3 को मैं इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो OH है, जो O डबल बॉन्ड O है वही OH बन जाता है, और दूसरे मॉलिक्यूल का CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, समझ गए। इतना पार्ट ने अटैक किया था उस एसीटोन पर, तभी बना था। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कैसे अटैक हुआ होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक एसीटोन का मॉलिक्यूल ये रहा होगा, और एक से आपने ये कार्बोनाइन बनाया होगा ऐसे प्रोटॉन निकालकर, इसने इस पर अटैक किया होगा, फिर यहाँ पर आ जाओगे तभी तो वो बना होगा, ऐसे बना होगा ना। हाँ, तो एसीटोन है, छोटा है, ये सबसे पहला ही एक तरीके से कीटोन है। एसीटोन अपनी फैमिली का पहला मेंबर है, उससे छोटा मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर 2 CH3 हैं, बहुत ज़्यादा बल्कीनेस भी अभी क्रिएट नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा प्लस आई भी नहीं है, तो एसीटोन ही बस हमें एल्डोल यूजली देते हुए मिलता है। जैसे ही आप थोड़ा और बड़ा कीटोन लोगे तो रिएक्शन की यील्ड लगभग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखिए। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। वो यहाँ पे कहता है कि जो एल्डोल बनते हैं ना, इन एल्डोल में OH यहाँ से और H यहाँ से निकलता है, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है। तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आता है। तो ये क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से डिहाइड्रेशन दे सकते हैं। जो एल्डोल हैं, ये एल्डोल हैं, एल्डोल बहुत आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन आपको देते हैं। समझे? समझ में आएगा अभी। OH हमने यहाँ से निकाला और H हमने यहाँ से निकाला, तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, अब डबल, सिंगल, डबल, तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में आया तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना। लिखिए, हाँ, एल्डोल्स आर इजीली डिहाइड्रेटेड, एल्डोल्स आर इजीली डिहाइड्रेटेड, एल्डोल्स आर इजीली डिहाइड्रेटेड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन ऑन हीटिंग अलोन, on heating alone or catalyze with acid or base, or catalyze with acid or base, or catalyze with acid or base। ठीक है, तो यहां पर देखिए CH3, जैसे एसिटेल्डोल ले लेते हैं, CH3 CHOH CH, इस H को मैं इधर को करके बना देता हूँ, और C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटेल्डिहाइड से जो एसिटेल्डोल बनाया था हमने वो लिया है, एसिटेल्डिहाइड का एल्डोल लिया है। वो कहता है कि आप हीट करो, डायरेक्ट हीट, और कैटलाइज विद H+
और OH माइनस। इनमें से कोई भी काम करो, या तो आप इनको सीधा हीट करो, या फिर आप H प्लस या OH माइनस यहाँ पर है उसकी प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, यहाँ से आपका OH निकलेगा और यहाँ से आपका H निकलेगा और आपको ये प्रोडक्ट देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन बीटा है, तो ये आपका अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपको दिया है ना, समझे? ये बनाइए। या तो हीट कर दो, या ऐसे दिया बेच डाल दो, या हीट करने के साथ ही ऐसे कर दो। देखिए वार्म तो हम उसे कर ही रहे हैं, हम सॉल्यूशन को गर्म कर रहे थे ना। अगले पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब इसमें 3 पॉइंट लिखेंगे। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि OH यहाँ से निकले और H यहाँ से निकले, ऐसा भी हो सकता था ना। हाँ, वो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। वो यहाँ पर वो कहता है कि हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ही एल्डिहाइड बनेंगे, है ना। देखिए डिहाइड्रेशन ऑलवेज फॉर्म, डिहाइड्रेशन ABC करके लिखिएगा इसमें, इसी के अंदर ABC है ना। डिहाइड्रेशन ऑलवेज फॉर्म अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। डिहाइड्रेशन ऑलवेज फॉर्म अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में कहता है कि अगर आप इसे बेस कैटालाइज करते हो तो ये जो रिएक्शन, जो डिहाइड्रेशन है, ये जो डिहाइड्रेशन है, एलिमिनेशन आपने पढ़े, ये एलिमिनेशन है ना, ये जो हो रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन है, E1 है, E2 है, E1CB है ना। तो वो कहता है कि अगर आप इसे बेस के साथ करते हो तो ये E1CB मैकेनिज्म के थ्रू चलती है। E1CB, हाँ E1CB है, क्या कंडीशन होती है? कार्बन आयन बना और कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने वाला कोई ग्रुप बैठा है। लिखिए बेस कैटालाइज डिहाइड्रेशन। हाँ ये तो जब मैं एक जगह डेमो दे रहा था उसमें कि सर इसमें ये बता दीजिए कि जब बेस के थ्रू होती है तो कौन सा मैकेनिज्म होता है। मैं कहा E1CB होता है। कि नहीं सर मुझे नहीं लगता E1CB। क्लेडन में मगर लिखा हुआ है ये बात, ये क्लेडन में जहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर उसमें लिख रखी है E1CB है। नहीं मारदार नहीं, पर मैंने किताबों के रेफरेंस खूब फेंके हैं। मतलब इस किताब में लिखा हुआ, ज़्यादा बहस तो मैं करूँगा नहीं, है ना, वरना मैं किताब खोल के दिखा दूँ। हाँ तो किताब के लेडन में लिखा हुआ है तो मैं बताऊँगा ना भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लिखो बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन फॉलोज, बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन फॉलोज E1CB मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर आपका है ये CH3 CHOH, यहाँ पर आपका CHH और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH। जब आप बेस कैटालाइज करते हो तो बेस यहाँ पर क्या करता है, बेस इस H को निकाल लेता है और इस H को निकलने के बाद यहाँ पर ये बनता है CH3 CHOH और यहाँ पर आपका CH माइनस और C डबल बॉन्ड OH। E1CB तब चलता है जब बनने वाला कार्बन आयन अपने आप को स्टेबलाइज कर सके और ये कार्बन आयन अपने आप को इस CHO ग्रुप से स्टेबलाइज कर लेगा। ये लिखित है वहाँ पे, मैंने लिखा रखा है ना। हाँ तो ये जो है E1CB मैकेनिज्म को पकड़ती है। ठीक है, आगे तो लिख ही लोगे, ये बना लीजिए।
तो ये फिर आगे चलती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट जो स्लो स्टेप है, तो नेक्स्ट रिएक्शन के स्लो स्टेप में ये अब आपका ऐसा निकल जाता है। मॉडरेट या बैड लिविंग ग्रुप ले रखा हमने, अगेन OH जो है मॉडरेट या बैड लिविंग ग्रुप है, तो परफेक्ट आपकी E1CB चलती है। यहाँ पर आपकी E1CB मैकेनिज्म से चलती है और आपको ये बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। जब एसिड के साथ होती है तब कौन सा मैकेनिज्म चलती है? तब भी तो डिहाइड्रेशन होगा ना। जब एसिड कैटलाइज होगा वो निकल के पॉजिटिव चार्ज ये वो चलेगी E1, हाँ तो लिखिए एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन फॉलोज E1 मैकेनिज्म। एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन फॉलोज E1 मैकेनिज्म, ठीक है। एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन फॉलोज E1 मैकेनिज्म। वहाँ पे सिंपल क्या होगा, जब एसिड होगा तो पहले ये प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद ये OH2 प्लस बन जाएगा और एज ए H2O निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन बनने के बाद फिर ये H ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर E बन सकती है, ठीक है।